चलिए, so good evening to all of you. We get going for this. Recording in progress. Okay, so welcome to the revision on the last day for CA Foundation Economics September 24 exams. We have received a RTP from ICAI. Let us do that RTP. It has got only 15-16 questions on it. वो फटाफट कर लेते हैं सो दैट उसके अंदर 3 क्वेश्चंस के बच्चों ने मेरे से रेगुलर डाउट पूछे थे, तो उसको अपन कर लेते हैं साथ में। फटाफट आप मेरे साथ इसको जरा देखते चलेंगे। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस आरटीपी। यस और नो? हेलो। चलिए फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन ये अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू सब्सटीट्यूट्स विल बी व्हाट? स्ट्रेट लाइन सर। एंड इफ इट आई से इट इज टू कॉम्प्लीमेंट्स देन व्हाट विल हैपन? एल शेप। यस और नो? हाँ। What is not the external causes of business cycle? Not, हाँ ध्यान देना, not the external causes of business cycle. जल्दी बताओ। एक्सटर्नल कॉजेज नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सटर्नल है, मनी सप्लाई एक्सटर्नल है, टेक्नोलॉजी जिस कंपनी में तुम जिस बिजनेस में काम कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन अगेन एक्सटर्नल है, रशिया यूक्रेन के झगड़े। मेरे बिजनेस में जो चेंजेस होंगे उसकी टेक्नोलॉजी, वो मेरा इंटरनल कॉज है। सो आंसर इज ऑप्शन 2। अंडर विच मार्केट फॉर्म द डिमांड कर्व इज स्टीपर एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? बताओ। ब्रॉड स्लोप और स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप किसमें मिलेगा? ओलिगोपोली में तो कोई नो कर्व होता है, परफेक्ट कंपटीशन तो पैरेलल होता है। आंसर इज ज्यादा स्टीप स्लोप किस मिलेगा? स्टीप स्लोप कब होता है? जब इलास्टिक या इन इलास्टिक? सर इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कहां होता है? मोनोपोली। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ, मार्जिनल प्रोडक्ट बनता कैसे है? टीपी अब माइनस टीपी पहले। हेलो। आंसर इज सी, टोटल प्रोडक्ट कर्व। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गुड इज the quality of other goods sacrifice to get another unit of that good. Under which market firm price discrimination cannot persist? ध्यान रखना, cannot है। आंसर इज परफेक्ट कंपटीशन। हेलो। प्रियांश, ओलिगोपोली कहां से? ओलिगोपोली में भी तो अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है गाड़ियों में, डिस्काउंट दे दे के। और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म प्राइस है। Certain benefit an industry gets when it expands its scale of production is known as इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब अपने लेवल पे बड़ा कर रहा है तो क्या होगा? इंटरनल इकोनॉमी या एक्सटर्नल इकोनॉमी? सर इंटरनल इकोनॉमी। बेनिफिट है, और बेनिफिट की जगह अगर प्रॉब्लम्स या लॉसेस होते तो? डिसइकोनॉमीज हो जाता। वेरी गुड। सपोज यू आर ड्राइंग अ सप्लाई कर्व ऑफ अ फार्मर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्ड कांस्टेंट? फार्मर का सप्लाई कर्व बना रहे हो। ये फार्मर का सप्लाई कर्व बनाया मैंने, तो सप्लाई कर्व में क्या होगा? सर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, बाकी ये सब चेंज हो सकते हैं। श्रेया मैडम और युवराज भाई इंगला जी कुछ अलग ही जवाब दे रहे हैं।
The substitution effect will be stronger when the goods are close substitutes. There is lower cost of switching to substitute, or there is lower inconvenience while switching to the substitute good. या all of these. इसका मतलब क्या है? Substitution effect मतलब एक के बदले दूसरा लेना है, बराबर? तो क्लोज सब्सटीट्यूट होंगे तो हाई चांसेस ऑफ चेंजिंग, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी हायर. लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होगा एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच होने में, तो भी होगा. एंड देयर इज लोअर इनकन्वीनियंस, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द दीज. एट्थ का आंसर क्या दिया है रोशनी? मैंने तो पीछे देखे ही नहीं आंसर. एट्थ का डी दिया है. प्राइस कैसे हो सकता है? प्राइस तो चेंज होगा, वैसे ही तो सप्लाई कर चेंज होगा. तो खुद बता, ये प्राइस चेंज होगा बेटा तो ही तो सप्लाई बढ़ेगी मेरी बच्ची. ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट्स रैपिड डैश बिटवीन कंट्रीज. सर ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा? कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट या इंटीग्रेशन? सर इंटीग्रेशन. In order to influence spending on goods and services in short run, dash is directed at directly influencing interest rate. लोग खर्चा करें तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट कौन चेंज करता है? फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी? जल्दी बताओ. सर मॉनेटरी पॉलिसी. सारा खेल इससे है. और अगर इन्फ्लुएंसिंग टैक्स रेट होता तो क्या करते तुम लोग? टैक्स रेट होता तो क्या करते? फिस्कल पॉलिसी. करेक्ट. द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी. ये अपने क्वेश्चंस में से ही है. लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी. मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में यहां कहीं है ये वाला क्वेश्चन. पीछे आंसर क्या दिया है इन्होंने? इसमें रिवील्ड प्रेफरेंस ही दिया है ना. ओके ठीक है. इसमें एक काम करना, इसका तुम आंसर वही रखो, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. मैं समझ गया. ये बेसिकली क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि अगर आपका कंज्यूमर सरप्लस का डायग्राम बन रहा है ऐसा, तो ये आपकी डिमिनिशिंग मार्जिन, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है. जो अपन बात कर रहे थे कि सैंडविच का भाव सेम ही रहेगा, भले आप एक खाओ, दो खाओ या तीन खाओ. और इसके बेसिस पे ये आपका एरिया जो शेडेड एरिया था ये कंज्यूमर सरप्लस बना था. याद आ गया क्या डायग्राम? ठीक है. एक्चुअली वो रिवील्ड प्रेफरेंस, इसके अंदर एक और इंटरप्रिटेशन है, वो मैं बता देता हूँ क्या है. और तुम कंफ्यूज मत होना, तुम चलना डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी से उधर. रिवील्ड प्रेफरेंसेस, आज मुझे जो चीज ज्यादा पसंद है हो सकता है तुम्हें कम पसंद हो, तो तुम्हारे हिसाब से उसमें कोई मतलब है ही नहीं पेमेंट कैपेबिलिटी, मेरे इसमें है. ऐसा अपन इंटरचेंज करते. याद आ गया भाई? तुम्हारे हिसाब से प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे हिसाब से नहीं है, तो तुम्हारी पे विलिंगनेस टू पे ज्यादा होगी, मेरी विलिंगनेस टू पे कम होगी. अब जैसे दिलजीत दोसांझ की टिकट तुम ज्यादा पैसे दे के ले लोगे, मैं तो नहीं दूंगा. सर आप प्लीज डिस्टर्ब मत करो, अभी कल एग्जाम देने दो, उसके बाद इन सारी बातों पे बात करेंगे. द 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल आर. बताओ अब इसके सीक्वेंस पकड़ के मुझे बताओ. पीक, सबसे ये तुम्हारी बिजनेस साइकिल ये रही. ये ट्रो, ये पीक, पूरे बीच में एवरेज वाली लाइन जा रही थी अगर याद हो तो. बताओ, पीक से नीचे उतरे तो रिसेशन, रिसेशन से नीचे गए
ट्रो रिकवरी, हेलो, पीक रिसेशन ट्रो रिकवरी, 13C, information technology bubble burst 2000 is an example of what? पीक पे जाके नीचे आया तो बिजनेस साइकिल। 15, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू, पंद्रहवें का आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि उसका दोनों के बीच का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रहा है। ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ आ गया आ गया आ गया। आंसर सी दिया है क्या पीछे? हाँ मैंने जीएनपी और एनएनपी पढ़ लिया उसको, आई एम सॉरी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। बस यही जल्दबाजी वाली गलती वहां मत करना, ठंडे दिमाग पे रहना जरा। 16, assume you deplete your savings to buy a new sofa and some government bonds and then take a vacation in foreign country, which of the following is true? आप अपनी सेविंग कम कर रहे हो, सोफा खरीद रहे हो, तो ये एक्सपेंडिचर है, and some government bonds and then take a vacation in foreign country. तो कुल मिला के आपने क्या करा, अपनी सेविंग्स खत्म कर दी और अभी कंजम्पशन किया, तो इससे होने क्या वाला है, कंजम्पशन कम होगा या बढ़ेगा? कंजम्पशन विल इंक्रीज सर, हेलो। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना, जल्दी बोलो। हो गया तो आगे बढ़ूं? अरे यार ये हरिओम क्या इन्वेस्टमेंट वाला, क्या मतलब बताओ तो सही, रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारी? ऐसे इन्वेस्टमेंट वाला बता दीजिए ना, क्वेश्चन का नाम है ना, नंबर है ना, कुछ डिटेल। भाई लास्ट डे, अब ऐसा मत परेशान करो यार, प्रॉपर क्वेरी पूछ तो जवाब दे सकूं। सर क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बच्चों के लिए नया होगा। सब प्राइम क्राइसिस आप लोग जानते हो, सब प्राइम क्राइसिस में क्या हुआ था, हमने बहुत ज्यादा लोन बांट दिए थे, याद आ रहा है सब प्राइम क्राइसिस?
हमने बहुत ज्यादा लोन बांट दिए थे और लोग लोन लेने के बाद लोन रीपे करने की ताकत में नहीं थे। एम आई करेक्ट? तो क्या क्या हुआ था? क्रेडिट एक्सपेंशन हुआ था, लो इंटरेस्ट रेट था और हाई फाइनेंशियल लीवरेज था। फाइनेंशियल लीवरेज वर्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट का फायदा लेकर, लो इंटरेस्ट रेट का फायदा लेकर बहुत ज्यादा लोन उठाना। ये अपनी कॉपी में कहीं लिख के रख लेना। टेकिंग टू मच लोन एंड डेट, टेकिंग टू मच लोन एंड डेट। आ गया? अब एक बात बताओ, ग्रीस में क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूं। आपने सुना था ब्रेक्सिट, मेरे साथ ब्रिटेन एग्जिट, यूनाइटेड वो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर हो गया था, ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो ब्रिटेन इसलिए बाहर हुआ था कि ग्रीस ने भी यही सब हरकतें करी थी। तो ये आंसर इसका 17 का होगा, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ज्यादा लोन लिया ग्रीस की गवर्नमेंट ने, बहुत कम ब्याज मिला, खूब लोगों ने लोन ले लिया और रीपे नहीं कर पाए, तो ग्रीस की गवर्नमेंट ही नहीं रीपे कर पा रही थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करना जरा। अब एक 18th क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए नया है। बच्चे बोलते हैं कैनन, कैनन का हिंदी ट्रांसलेशन होता है तोप। यहां पर तोप इज नॉट द ट्रांसलेशन, यहां पे है इसका मतलब प्रिंसिपल। अमॉन्ग द फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन मतलब कैनन्स मतलब प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, विच वन हैज बीन गिवन बाय एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ बोलते थे भाई सबको बराबर बराबर बंटना चाहिए सब कुछ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कैनन ऑफ इक्विटी। मिला क्या? ये 3 बिल्कुल ही नए क्वेश्चन है, ध्यान रखना जरा। Siri, take a screenshot. टेलीग्राम था ना? ये सबको टेलीग्राम पे पहुंच गया होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 3 नए क्वेश्चन थे, बाकी सारे बच्चों ने पूछे थे मुझसे। Sir, the substitution effect works to encourage a consumer to purchase more of a product when the price of that product is falling because कंज्यूमर की रियल इनकम कम हुई है या बढ़ी है? अब इसके अंदर आप फंसोगे ए और सी में। जो आंसर पीछे होगा सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पीछे सी है ना? उसका रीजन बताता हूं। अगर यहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की जगह इनकम इफेक्ट होता तो आंसर होता ऑप्शन 1। ये ऑप्शन 1 देने वाला पुष्कर चौधरी, गलती सुधार भाई अपनी। तो सही आंसर क्या है इसमें? ये नहीं है, रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव देन बिफोर। डिफरेंस समझ में आया? लॉ ऑफ डिमांड में इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर, तीनों चारों डिटर्मिनेंट्स हैं।
बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण क्या होता है, कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव होता है, और इनकम इफेक्ट के अंदर रियल इनकम चेंज होती है। याद आ गया? क्वेश्चन नंबर 20, इफ द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी हैज अ नेगेटिव स्लोप, मार्केट डिमांड कर्व मतलब इंडस्ट्री का डिमांड कर्व नेगेटिव है, देन द मार्केट स्ट्रक्चर मस्ट बी, मुझे बताओ परफेक्ट कंपटीशन में तो पैरेलल आएगा। और इधर भी जब मार्केट डिमांड कर्व होगा तो वो भी नेगेटिव, ये सर नेगेटिव स्लोप है। मोनोपोली में भी नेगेटिव स्लोप है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली, उनमें भी नेगेटिव स्लोप है, ब्रॉड और स्टीप स्लोप के साथ। तो आंसर आएगा तुम्हारा इसमें ऑप्शन नंबर 4, द मार्केट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? टाइम, एरिया, वॉल्यूम, या ऑल ऑफ दीज? सर ऑल ऑफ दीज। टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से लोकल, रीजनल, इंटरनेशनल, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, होलसेल, रिटेल, होलसेल का नाम B2B, रिटेल का नाम B2C, और एक और दिया था D2C। क्वेश्चन 20 एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए, ध्यान से पढ़ें, स्क्रीन पर वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20, लाइन क्या है? इफ द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी हैज अ नेगेटिव स्लोप, इंडस्ट्री, फर्म का डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड कर्व? सर इंडस्ट्री का, मार्केट डिमांड का, पूरी मार्केट डिमांड, एक जने की नहीं सबकी। तो परफेक्ट कंपटीशन में भी ऐसा होता है सर, ये इंडस्ट्री, ये फर्म। मोनोपोली में भी ऐसा ही होता है, इम्परफेक्ट में कस्टमर को नहीं है मजबूरी, इसलिए RMR में दूरी, मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली के अंदर किंग डिमांड कर्व होता है। तो सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन के आधार पे आप कैसे डिसाइड करोगे? इसलिए आंसर ऑप्शन 4। हेलो, नहीं आया? Which characteristic of money refers its ability to hold value over a period of time? Over a period of time क्या होगा आंसर? इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू। Which of the following is included in M2, a broader measure of money supply compared to M1? क्या चीज जुड़ी हुई है M2 के अंदर? ये तो M1 में है, कासा डिपॉजिट भी है, सेविंग डिपॉजिट क्या होते हैं? सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? सर सेविंग डिपॉजिट का दूसरा नाम है टाइम डिपॉजिट, और एक और नाम है, क्या बोलते हैं उसको, FD। हाँ, डिमांड डिपॉजिट M1, ट्रैवलर चेक M1 मतलब वही चेक्स के जैसे। तो क्या मिलेगा? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंपोर्ट कोटा? इंपोर्ट कोटा का प्राइमरी पर्पस क्या है? सर टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स। Which exchange regime is adopted by highest number of IMF members? फ्लोटिंग या फ्री फ्लोटिंग? हाँ, अब इनने नीचे दिया हुआ सॉफ्ट पेग। सॉफ्ट पेग मतलब क्या होता है? हार्ड फिल करेंसी बिल्कुल फिक्स होती है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है।
Now this is something which requires a lot of detail understanding which they have not given in any of your modules also. So you need to remember this. ये ध्यान रखना बस IMF members का, क्योंकि उसमें IMF members basically क्या करते हैं, अपने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए पैसे लेते हैं. There are two organizations if you remember. One is World Bank which gives you long term loans and the other one is IMF which gives you शॉर्ट टर्म लोन्स. अब आप मुझे बताओ, वर्ल्ड बैंक आपको कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन के लिए देगा या करंट नेचर ट्रांजैक्शंस के लिए देगा? वर्ल्ड बैंक. सर वर्ल्ड बैंक देगा कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन के लिए और आईएमएफ देगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए, ध्यान रखना. ओके ये आके 25 क्वेश्चन हो गए अपने. 25वें क्वेश्चन को आप याद रख लेना, एक ये और एक डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में रिवील्ड प्रेफरेंस पे मत जाना, उसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पे रहना. सॉर्टेड. क्लोज करूं इसको. चलो अब आपके साथ बातचीत कर लेते हैं. So 25 minutes we could do 25 questions. Okay. अब आपसे बात कर लेता हूं. सबसे पहले मैं जाकर पब्लिक फाइनेंस में. हाँ आर्यन सही बोलो. मोनोपोली मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो या वेरी स्मॉल रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी. अच्छा मुझे आप एक बात बता दो, सब जने पर क्वेश्चन निकला है तो क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ मोनोपोली विल बी वेरी हाई और ऑलमोस्ट जीरो. करेक्ट, इट विल बी जीरो, क्योंकि मोनोपोली प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है. करेक्ट. अब एक काम करता हूं, सबसे पहले क्या ले लूं, पब्लिक फाइनेंस ले लूं. फटाफट फटाफट रिपीट करा दूं आपको बहुत सारी चीजें. पहले पब्लिक फाइनेंस ले लेता हूं, उसके बाद में आपके साथ वो ले लूंगा, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड. देखते कहां तक पहुंच पाते अपन. ठीक है ना सर. पब्लिक फाइनेंस रिचर्ड मसग्रेव की 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी है. पब्लिक फाइनेंस सेज markets on their own can manage everything, government need no intervention, but after the second world war in 1939 even Adam Smith said government has a role to play. So according to Richard Musgrave in 1959 we had a 3 branch taxonomy. The government has a allocation function, distribution function and stabilization function. याद आ रहा है कुछ? सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? हाँ सर 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी है. रिसोर्स फंक्शन, अलोकेशन फंक्शन. अलोकेशन में प्राइवेट सेक्टर विल नॉट गिव एवरीथिंग विच इज नीडेड, so there will be many things which are demand driven, but there are certain things for which nobody is ready to pay and therefore there will be not produced in sufficient quantity. अब जब पहली बार पढ़ाया था और अभी में अंतर ही आएगा. ये वर्ड बोलेगा पब्लिक गुड्स. अब आपको पब्लिक गुड्स पता है. पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रिजेक्टेबल, डू नॉट have any marginal cost for production and they have a free rider problem. याद आया? Therefore they will always be underproduced. Correct. So there will not be optimum allocation of resources leading to either underproduction or overproduction. And overproduction happens because of imperfect competition, monopoly, market cannot produce collective goods, and due to externalities. Externalities lead to social cost. Social cost is a combination of two things: प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट. अब आप मुझे एक बात बताओ, इफ आई स्टार्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स ड्यू टू पॉल्यूशन एंड अदर थिंग्स, सो एम आई एडिंग टू प्राइवेट कॉस्ट और आई एम इंटरनलाइजिंग द एक्सटर्नल कॉस्ट एज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कॉस्ट?
जल्दी बताओ। हाँ, ये बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए। दूसरा वाला इतना हम नहीं टाइप करेंगे, जो दूसरा वाला बोल रहे थे वही है। वेरी गुड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, पब्लिक फाइनेंस लीड्स टू इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ limited resources, ठीक है। and government is a medium by which public finance can be connected because markets fail to do proper allocation. Infrastructure, road, power, sanitation and law enforcement do not come. So how does government does a social welfare? Either tax concession, subsidies, and government also tries to do something called high taxes on cigarette, alcohol. क्यों सिगरेट अल्कोहल पब्लिक गुड्स में मेरिट गुड्स हैं या डीमेरिट गुड्स हैं? जल्दी बताओ। सिगरेट अल्कोहल सर डीमेरिट गुड्स है। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब याद आ रहा होगा। थोड़ा सा सोच सोच के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ हाँ, आता है आता है आता है आता है। ऐसी फीलिंग आ रही कि नहीं? और अभी तो ये सोचो कल पूरा दिन आराम से रिवाइज करना बैठ के इन सब चीज़ों को भी मैं सब याद करा देता हूँ तुम लोगों को। ऐसा रिवाइज ऐसा थोड़ा ऐसा एक स्माइली वाइली तो दे दो, पता तो चले अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ ये बात। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ चलने दूँ? ठीक है। हाँ, अभी पुराना छोड़ दो बच्चों, मैंने पहली लाइन ये बोली थी तुम्हारे इसमें। मैं सारे मॉक टेस्ट पेपर सारे एनेबल कर दूंगा, चिंता मत करो। अभी लो, अभी करवा लो। जितने मॉक टेस्ट अभी अपन ने लिए पिछले दिनों में वो सारे के सारे कल के दिन के लिए एनेबल कर दो। बैच 1 बैच 2 और उसमें जो अलग से जो बच्चे ईपीएल खेल रहे हैं उनके लिए कल रात तक, कल नहीं परसों तक के लिए, परसों तक के लिए। हाँ, परसों रात तक के लिए होगा एनेबल बस। और वो तो मस्त मॉक दे देना तुम लोग तो कल वापस से 8-10 बार। 20-20 मिनट में तो पेपर खत्म हो रहा है तुम्हारा। 30-30 मिनट मैंने देखा पीछे बैकएंड पे। हाँ बढ़िया, और क्या, 2 घंटे का टाइम है। मनी मार्केट के क्वेश्चन पुष्कर इसलिए नहीं डाले कि स्कैनर के क्वेश्चन सब अजीब हैं, आउट ऑफ द कोर्स है। तो मैक्सिमम आपको क्या करना है, मनी मार्केट के क्वेश्चन वही करो जो स्टडी मटेरियल में दिए। मैं कंफ्यूज करने के लिए देना ही नहीं चाहता था M1 M2 M3। उसमें क्या वो बैंक पीओ के क्वेश्चन डाल रखे हैं, अननेसेसरी है वो। आपसे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लो, मनी मार्केट मोर देन इनफ है। अभी आपने मॉक अभी आरटीपी में भी देखा क्या दिया उन्होंने मनी मार्केट से, M1 M2 M3 M4 दिया बेसिक। चलो कमिंग बैक, redistribution function, we want to create an egalitarian society. Market mechanism will not give, so distribution aims at taking from taxing the rich and giving the poor. So how it works, taxation of rich and subsidization to poor, progressive taxation for public services, reservations etc. अब नीचे का ये चेन रिएक्शन समझना। इफ यू डू मोर टैक्सेस पीपल डोंट एंजॉय वर्किंग बिकॉज जैसे सब सरकार के लिए करना तो करें क्यों, फिर इट विल लीड टू लोअर इन्वेस्टमेंट सेविंग ओवरऑल प्रोडक्शन ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे आएगी, टैक्स रेवेन्यू नीचे आएगा और वेलफेयर नीचे जाएगा। फिर स्टेबलाइजेशन फंक्शन आता है। स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या करता है सर? इट ट्राइज टू हैंडल, तो उसके बाद 2 प्रकार के टूल्स हैं, एंड द इम्पैक्ट ऑफ वन सेक्टर विल गो टू द अदर सेक्टर, विच इज कॉल्ड कंटेजियन इफेक्ट। कंटेजियन इफेक्ट का वर्ड का मतलब क्या हुआ? where the impact of one sector goes to the other sector very fast. हाँ या ना? तो सर इट हैज गॉट 2 टूल्स। अभी हमने दोनों सेपरेट यूनिट पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी refers to the income and expenditure policy of the government of the country, and it can be done in 2 ways, the overall effect and the microeconomic effect. The overall effect is when you try to change the public expenditure. आपको याद है पब्लिक एक्सपेंडिचर वर्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा है अपन ने, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, ऐसा कुछ याद आ रहा है? और उसमें मैंने एक वर्ड सिखाया था, पंप प्राइमिंग एंड कॉम्पनसेटरी स्पेंडिंग।
मुझे याद बताना, पंप प्राइमिंग किस अजम्पशन पे चलती है कि सारा काम गवर्नमेंट कर लेगी या प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ स्टार्ट देना है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? गवर्नमेंट करेगी या प्राइवेट सेक्टर को स्टार्ट देना है? जल्दी बताओ। करेक्ट। कॉम्पनसेटरी स्पेंडिंग क्या होती है? जब प्राइवेट स्पेंडिंग से गवर्नमेंट ने स्टार्ट दिया पर स्टार्ट मिल नहीं पाया, तो फिर गवर्नमेंट को आना पड़ता है और कंपनसेटरी स्पेंडिंग करना पड़ती है। वाह। वो एक को तो एग्जाम्पल भी याद है, बोले ऑटो की रस्सी खींचूंगा ऑटो चालू हो जाएगा। वाह। युवराज को भी याद है, 1000 फटाके की लड़ी, शुरू में 2 लगाए और बाद में। वाह यार, तुम लोग को एग्जाम्पल भी याद है यार, वाह। बस सही मौके पे याद रख लेना ये सब चीजें। ठीक है, तो अब चलो मैं यहीं पे आपसे ना मॉनेटरी और फिजिकल के 2-3 छोटे छोटे पॉइंट पूछ लेता हूं, आप मुझे बता देना इससे क्या होने वाला है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है तो मुझे टैक्सेस को अप करना चाहिए या डाउन करना चाहिए? डाउन करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अप करना चाहिए, डाउन करना चाहिए? सब्सिडीज कम देना चाहिए या ज्यादा देना चाहिए? वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करता हूं तो मॉनेटरी पॉलिसी में मैं, अगर मेरे को मार्केट डाउन चल रहा है, स्लो डाउन है, तो रिसेशन है, तो मैं इंटरेस्ट रेट का क्या करूं? कम करूं या बढ़ाऊं? और अगर इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए मेरे को क्या कम करना चाहिए? सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो या चारों? चारों। वेरी गुड, वेरी गुड। सीआरआर कम करोगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, एसएलआर कम करोगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। रेपो, रेपो में कौन किससे लोन लेता है जल्दी बता दो। बैंक आरबीआई से लेता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और रिवर्स रेपो में रेट के अंदर आरबीआई रिक्वायरिंग रुपीज, ये याद रहेगा रिवर्स रेपो रेट। मस्त जवाब दे रहे हो यार, ऐसा खुश हो रहा हूं मैं यहाँ पे बैठ के। अब देखो तुम बस ये ना साथ रिवीजन करने का फायदा है, मैं इधर उधर से खींच खांच के पढ़ा बोल लेता हूँ, तुम उसको सीक्वेंशियली पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो अब देखो तुम फर्स्ट यूनिट पे ऊपर आगे की बात समझ ली तुमने मेरे साथ, वेरी गुड। तो ये बता दिया तुमने। अब आ जाओ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर मतलब क्या? 40 नहीं आया, इनएफिशिएंट अलोकेशन है। सॉरी, इनएफिशिएंट अलोकेशन है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इनएफिशिएंट अलोकेशन? अंडर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन या बोथ? सर बोथ आएगा, वेरी गुड। अच्छा, मार्केट फेलियर लीड्स टू a situation where there is inefficient allocation of goods leading to underproduction or overproduction. Now there are 4 reasons of market failure. सबसे पहला रीजन याद दिलाओ मुझे, चलो। मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, तीसरा क्या था? पब्लिक गुड्स, और चौथा था इंफॉर्मेशन फेलियर। याद आ रहा है? 4 रीजंस ऑफ मार्केट फेलियर क्या क्या? ये रहे सर मार्केट फेलियर के 4 रीजंस। मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। याद आया? सर मार्केट पावर में when you have monopoly, you try to make the products as which are MR equals to MC, whereas as per the society it can go up to AR equal to MC. So the society expects that you will produce more but you produce less, leads to what? Overproduction or underproduction? बताओ। मार्केट पावर। अब यहीं के मेरे साथ रिवाइज कर लो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर के अंदर क्या होगा?
अब नेक्स्ट यूनिट हाथों हाथ कराते चलूं पैरेलली कि तो लाइन बाय लाइन चलना है? पैरेलली कर लो कि नहीं? हाँ तो साथ साथ करते चलो ना, कल घर पे जब पढ़ोगे तो सब समझ में आ गए लंबू कैसे बोल रहा था इधर उधर से जोड़ के। तो सर नाउ व्हाट टू, विल यू इंक्रीज द मार्केट पावर और डिक्रीज द मार्केट पावर? टेल मी. Government will decrease. So how do you decrease? By Competition Act 2002, by making policies and regulations where you can't increase your monopoly power. Correct. So that is the government intervention to correct market failure due to market power. याद आ गया? Okay. इसके बाद आता है externalities. Externalities are benefits or losses or both? Sir, they are both, which happen due to actions of the person involved in the party, or the benefits or losses are borne by the people who are not directly involved in that particular action. सर अदर देन द पार्टी, ये रहे ना एक्सटर्नलिटीज की डेफिनेशन, ये रही। अगर नोट्स खुले हो तो पढ़ते जाओ ना मेरे सामने, मेरे दिक्कत थोड़ी नहीं है रहा। Production and consumption result in action where the cost and benefit do not get reflected in the market price mechanism. Therefore, externalities are called spillover effects, third party effects, side effects or neighborhood effects. 1, 2, 3, 4. याद आया? देखो उसका लिखा ना, ओरिजिनेटर imposes cost or benefit who are not responsible for initiating the effect. Externalities can be of two types, reciprocal or unidirectional. Unidirectional is one sided, somebody does and you don't react. Reciprocal is when you react. Okay, so positive externalities are something which relate to production and consumption. So when you train your workers, it is positive production externality. तो इसको बढ़ावा देना है या रोकना है? You have to promote it or discourage it. So how do you promote? You give tax incentives, you give them relaxations, correct? You give them subsidies, free vaccination, correct? Acha, positive consumption externalities are related to what? You do something or you consume something and become better. Sir, I consume something, I become better. Yes or no? Okay. Negative externalities can be of two types, production negative externality and consumption externality. Yes or no? Sir, production externality means what? When you are doing some production activity and when you are releasing toxic gases in this. So here you learn the concept of social cost. So now tell me, in case of negative production externality, the social cost will be more than private cost or less than private cost? श्रेया गुप्ता मैडम गलती कर रहे हो, फिर से सुनने का। मैं पॉल्यूशन करता हूं तो मैं आपसे जो पैसे लेता हूं उसमें सिर्फ प्रोडक्ट के पैसे लेता हूं या पॉल्यूशन के भी पैसे लेता हूं? सारा प्रोडक्ट के पैसे लेते हो तो सोशल कॉस्ट कम है या ज्यादा है? श्रेया गुप्ता मैडम, मैं पॉल्यूशन के पैसे ले ही नहीं पाता ना, क्योंकि मैं क्वांटिफाई नहीं कर पाता हूं। कानपुर में जूतों की फैक्ट्री ने जूते बनाए और सारा पानी गंगा मैया में बहा दिया और गंगा मैया मैली हो गई, और फोटो भी दिखाया था मैंने गंदी वाली गंगा यमुना का, दिल्ली का। याद आया कि नहीं? तो उससे फिर क्या हुआ था?
तो सर माई सोशल कॉस्ट इज मोर देन प्राइवेट कॉस्ट, तो कायदे से अब याद दिलाना, अब मुझे बताना, अगर मेरी सोशल कॉस्ट ज्यादा है और मेरी प्राइवेट कॉस्ट कम है तो मैं कस्टमर से लेता हूं प्राइवेट कॉस्ट के बराबर, तो मैंने कम लिए या ज्यादा लिए? तो अगर ये रेट ज्यादा होता तो बहुत ज्यादा ग्राहक आते हैं या कम ग्राहक आते? तो इसका मतलब अंडर प्रोडक्शन हो गया या ओवर प्रोडक्शन हो गया नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी के कारण? पलसीगर जी गलत हो गया आप, चौधरी जी सही है इस बार पूछकर। ओवर प्रोडक्शन हो गया ना। मान लेते हैं ये पेयर ऑफ सीजर्स को बनाने के लिए 200 रुपए लगे मेरे को, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट, मेरी प्राइवेट कॉस्ट, इसको बनाने के लिए जो धुआं छूटा उससे 20 रुपए और लगने थे, तो मेरे को ये प्रोडक्शन करके सीजर बनने, अगर मैं एक सोशल कॉस्ट जोड़ूं तो ये 220 की थी, पर मेरे को तो 200 ही लगे, तो मैंने 200 में बेच दी, तो ज्यादा ग्राहक आ गए। आने कितने चाहिए थे? कम आने चाहिए थे, पर आ गए ज्यादा क्योंकि मैंने किया सस्ता। सो इट लेड टू ओवर प्रोडक्शन, यस और नो? करेक्ट। और मैं सिगरेट पी पी के धुआं डाल रहा हूं आप सबके ऊपर, तो ये कौन सी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, प्रोडक्शन की या कंजम्पशन की? कंजम्पशन की। ये इक्वेशन देखो समझ में आ जानी चाहिए तुम लोगों को। एक्सटर्नल कॉस्ट, कॉस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी, जो हमको हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखती श्रद्धा, वो। आज दिल्ली की हवा आप और मैं सब बियर कर रहे हैं, नदियों का खराब पानी आप और मैं सब बियर कर रहे हैं, दिस इज एक्सटर्नल कॉस्ट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ध्यान से पढ़ के देखो एक्सटर्नल कॉस्ट। आया? ये आप याद रखना, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इज अंडर प्रोड्यूस एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन। हेलो। करेक्ट सर। पब्लिक गुड्स का दूसरा दो नाम, कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स एंड सोशल गुड्स सर। Public goods are non-rival, non-excludable, have a free rider problem, they are non-rejectable, and they do not require any marginal cost to produce additional units because once they are produced, they are made available to the public as it is. Yes or no? पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स का डिफरेंस बिटवीन में कहीं कोई पॉइंट हो तो मेरे से पूछो, बाकी इतना लंबा मेरा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, कल पढ़ना तुम लोग। गिव मी अ यस और गो हेड, तो मैं आगे बढ़ूं पब्लिक प्राइवेट से। हाँ ठीक है। अच्छा, आपको दिलजीत दोसांझ के पासेस फ्री में मिल जाए तो वो पब्लिक गुड्स है क्या? बस इतना बता दो। हाँ, कॉन्सर्ट के फ्री पासेस आर नॉट पब्लिक गुड्स, वो आपको फ्री में मिले हैं। करेक्ट।
नॉन रिजेक्टेबल मतलब यू कैन नॉट रिजेक्ट कि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को कुछ दूसरा दो, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, पब्लिक पार्क, गटर सिस्टम सब आपके लिए सेम है, आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, इतना अपन ने कर लिया था। प्योर इम्प्योर तुम्हारे कोर्स में नहीं था, कॉमन एक्सेस भी नहीं था। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, incomplete information, market says there is perfect knowledge to buyers and sellers leading to efficient allocation in perfect competition, but we are not in perfect competition, correct? So it leads to market failure. So incomplete information comes because of two things: asymmetric information and leading to adverse selection and moral hazard. Yes or no? Asymmetric information leading to adverse selection and moral hazard. Asymmetric information is when one person knows more than the other, and which leads to a non improper allocation of resources. When the buyer knows more about the assets which he are going to give on rent, or the product which is going to sell the owner, than the buyer, so there is asymmetric information. Sir, the biggest problem in asymmetric information is occurring in the case of insurance sector, which leads to adverse selection and moral hazard. ऐसा कुछ याद आ रहा है? और इसी से रिलेटेड एक मैंने वो सब्जी मंडी वाला वर्ड हुआ था लेमन्स प्रॉब्लम, when good quality goods, oh sorry, when low quality goods drive out good quality goods from the market. Yes or no? और ये भी बताया था सेकेंड हैंड कार मार्केट, करेक्ट? एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हजार्ड जब बात आती है, तो एडवर्स सिलेक्शन इज यू सिलेक्ट द रॉन्ग प्रोडक्ट्स ऑफ health insurance, people taking health insurance by hiding all those information, which leads to more sick people taking insurance, ultimately leading to the healthy people going away from health insurance. Yes or no? करेक्ट। ये हो गया आपका एडवर्स सिलेक्शन मॉरल हजार्ड वाला इशू कंप्लीट। ये अपना सेकंड यूनिट हो गया। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर, जैसे मार्केट पावर का अपन ने समझ लिया था। पब्लिक गुड्स का अपन ने क्या करा सर, मेरिट और डीमेरिट गुड्स पे आए थे, याद आ रहा है? तो पब्लिक गुड्स का मेरिट और डीमेरिट्स और एक्सटर्नलिटीज में करेक्ट दी एक्सटर्नलिटीज था। करेक्ट दी एक्सटर्नलिटीज के अंदर दो तरीके थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप मुझे एक बात बताओ, कंजम्पशन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को सपोर्ट करना है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को डिस्करेज करना है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को डिस्करेज करने के लिए दो मेथड थे, टैक्सेशन एंड सब्सिडी एंड रेगुलेशन एंड इन्फ्लुएंस, ये थे इनडायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में सप्लायर और बायर के तौर पे। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को मैं रोकूंगा कैसे सर? थ्रू टैक्सेस, या फिर कंप्लीट बैन लगा के, या फिर उसकी क्वांटिटी डिसाइड करके और उसके अंदर स्कैरसिटी क्रिएट करके, परफॉर्म अचीव ट्रेड। ऐसा कुछ याद आ रहा है? PAT। ये बना हुआ था कि नहीं तुम लोगों के पास? ये मैंने बनवाया है ना तुम लोगों से। और इसी के अंदर कैप्स एंड ट्रेड था। आया, याद आया? सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नलिटीज। उसके बाद था मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स। हाँ, मेरिट गुड्स आर सोशली डिजायरेबल एंड द गवर्नमेंट फील्स दैट कंजम्पशन शैल बी एनकरेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर। पुष्कर कैप्स एंड ट्रेड का मतलब ये था, उसके अंदर एक मार्केट स्कीम थी। हमने ट्रेडेबल एमिशन परमिट्स बनाए थे कि आप इतना पोल्यूशन कर सकते हो, इससे कम लिमिट आपको दी गई है। अगर आप एफिशिएंट हो तो आप कम पोल्यूशन करके प्रोडक्शन करोगे तो आपके जो परमिट्स हैं वो बेच सकते हैं। So your permits of emission can be tradable. So there is a cap and a trade. So ये तो मैक्सिमम लिमिट सेट कर दो। और इसके अंदर में अगर आपने किया, जैसे कार्बन क्रेडिट्स की बात थी, अगर आपको याद आ रहे तो, रिमेंबर पुष्कर?
यार जानवी बीच में कहाँ से प्रेडेटरी प्राइसिंग आ गई? प्रेडेटरी प्राइसिंग इज बेसिकली अ प्राइसिंग वेयर यू ट्राई टू सेल इट एट अ सो लो कॉस्ट दैट यू वांट टू ड्राइव अवे योर कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट. दैट इज कॉल्ड प्रेडेटरी प्राइसिंग. जो डंपिंग वगैरह में काम होती है, जब हम डंप करते हैं गुड्स तो भी प्रेडेटरी प्राइसिंग चलती है. आ गया याद? ओके, सो परमिट्स हो गया, ये हो गया. हाँ. मेरिट गुड्स की डेफिनेशन के बाद में खास बात, मेरिट गुड्स पब्लिक गुड्स का एक जवाब है. सो मेरिट गुड्स आर डिजायरेबल, demerit goods are non-desirable. They are rival, excludable, limited in supply and rejectable by those unwilling to pay and involve positive marginal cost. याद रखना, rival भी है, excludable भी है, लिमिटेड इन सप्लाई, रिजेक्टेबल बाय दोज अनविलिंग टू पे एंड पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट है. आज एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक लाइब्रेरी, आपको अगर सीट देनी है स्कूल में, पैसे लगते हैं, पसंद आए तो रखो, नहीं तो मत रखो. आपके कारण दूसरे का सामान चला जाएगा तो एक्सक्लूडेबल भी है. पर हमें मेरिट गुड्स को बढ़ावा देना है या कम करना है? सर वी हैव टू प्रमोट देम. ओके. डीमेरिट गुड्स को आप डिमोटिवेट कैसे करोगे? डीमेरिट गुड्स को सर हाई टैक्सेशन कर देंगे उसके अंदर, हाँ या ना? सर हायर टैक्सेशन करेंगे, प्लेस कंट्रोल्स लगा देंगे, नॉट अलाउड एट प्लेसेस. 20-21 साल से कम वाले को लिकर नहीं देना, 18 साल से नीचे वाले को आप सिगरेट्स नहीं दोगे, पब्लिक प्लेसेस पे, टेम्पल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के आसपास ये चीजें अवेलेबल नहीं करवाओगे, हाँ या ना? अच्छा एक बात बता दो मुझे, मेरिट गुड्स के अंदर सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा होगी या कम होगी? और डिमेरिट गुड्स में ज्यादा होगी, पक्का? ओके, फेयर इनफ. ये मेरिट डिमेरिट हो गया. इसके बाद मेकिंग रेगुलेशंस आ गया, सब्सिडीज हो गई, डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन हो गया. डिमेरिट गुड्स, नेगेटिव एडवर्टाइज, पहली बात तो कंप्लीट बैन, नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, रेगुलेशन टू लिमिट द एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स, प्लेस कंट्रोल्स एंड टैक्सिंग गुड्स एट अ वेरी हाई रेट. इसके बाद बात आती थी इंफॉर्मेशन फेलियर के लिए क्या करेंगे? सर इंफॉर्मेशन फेलियर करेक्ट करने के लिए हम क्या करते थे? डिस्क्लोजर मैंडेटरी करेंगे, पब्लिक स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, जागो ग्राहक जागो, मुकेश की कहानी सुनाएंगे, नियम कायदे कानून बना देंगे. हेलो, याद आया सर? अच्छा वो बात बताओ, इफ द गवर्नमेंट क्रिएट्स नॉर्म्स फॉर सेटिंग अप स्कूल्स, सीबीएसई नॉर्म्स दैट यू हैव टू कीप दिस इन द स्कूल, इज इट इंफॉर्मेशन फेलियर इशू या इज इट regulations for promoting merit goods? So regulations for promoting merit goods, correct, because merit goods cannot be produced by them. क्या Shreya, what do you mean by mutual funds? What are you asking? म्यूचुअल फंड डिस्क्लोजर आता है ना, म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट बाजार जोखिमों के अधीन है, ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़े, याद आया? म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़े निवेश करने से पहले. और यही चीज पहले बता, वो सब बंद कर दिया उन्होंने. अब ढंग से म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा वाला. हाँ, ये आपका हो गया. अब अपन आते हैं लास्ट में फिस्कल पॉलिसी. ये तो तुम मेरे को फटाक से जवाब दे दोगे इसका, तो ये तो पब्लिक फाइनेंस ही खत्म हो गया तुम्हारा 40 मिनट में. हाँ, ड्रीम 11 में जो बोलते हैं ना आजकल, इसमें वित्तीय जोखिम है, आदत लग सकती है, सोच समझ कर खेलें, करेक्ट, यही सब है. सर सबसे पहले डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी. डिस्क्रिशनरी मतलब क्या? गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा. और नॉन डिस्क्रिशनरी बोले तो
गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलेगा सर, वो अपने आप चलेगा, हाँ या ना? विच इज बेटर फॉर इकोनॉमी, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी? फटाफट बोलो। बीजेपी चली जाए, कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, कोई भी हो, विच इज बेटर फॉर द कंट्री? नॉन डिस्क्रिशनरी इज बेटर बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व द लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। बराबर। ओके, अब मुझे इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी मैंने अभी तुम लोगों के साथ डिस्कस करे थे। आप मुझे बताओ, जब इन्फ्लेशन रहेगा और जब रिसेशन रहेगा, जब इन्फ्लेशन रहेगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करोगे, अप या डाउन? जब इन्फ्लेशन रहेगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करोगे? अबे इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, महंगाई है, गवर्नमेंट खर्चा और करेगी या कम करेगी खर्चा? ये देखो पगले, कितने सारे पगले हैं, मैं बताऊं सारे पगलों के नाम? वर्मा, सिद्धार्थ, शुभांगी अग्रवाल, पलसीकर साहब। जल्दबाजी मत करो। रिधिमा, गौरव मेहरा, निखिल प्रजापत, क्या कर रहे हो ये? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नीचे जाएगा, टैक्सेस क्या होंगे? सर टैक्सेस बढ़ेंगे सर। पब्लिक डेट क्या होगा? पब्लिक डेट फिर डाउन होगा। बजट के अंदर डेफिसिट आएगा या सरप्लस आएगा? सर करेंगे तो डेफिसिट, पर हमारा डेफिसिट कभी हो नहीं पाता है। सॉरी सरप्लस, हाँ करेंगे सरप्लस, पर हमारा कभी भी सरप्लस हो नहीं पाता है। रिसेशन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? सब बढ़ेगा। टैक्सेस क्या होंगे? नीचे जाएंगे। पब्लिक डेट सब, पब्लिक डेट बढ़ेगा। और बजट डेफिसिट का बनेगा, हाँ या ना? अच्छा, डेफिसिट इज ऑलवेज बैड या डिपेंड्स? सर इट डिपेंड्स। If the deficit due to capital nature expenditure, then you should not have a problem. But deficit is due to revenue nature expenditure, which is not creating any productive capacity in the country, then you are under a problem. हाँ या ना? Okay. Which of the policy you will apply in case of recession? Expansionary or contractionary? ये recession. And when there is inflation, then you will apply contractionary policy. Yes or no? Okay. If there is, अब मेरे को बताना है ना इस वर्ड का मतलब, इफ देर इज टू मच ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोइंग ऑन एंड द प्राइवेट सेक्टर सेज एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय गवर्नमेंट, व्हाई आर वी स्टार्टिंग हियर एंड सिटिंग हियर? व्हिच इफेक्ट इज दिस कॉल्ड? स्नॉब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट? वाह यार, क्राउडिंग आउट, फटाक से जवाब दिया, वेरी गुड। ओके, when I identify a problem and when the finally the problem gets solved in fiscal policy, the difference of time between identifying the problem and providing the solution is called dash. Sir, it is called lag. Very good. There are different types of lag: identification lag, recognition lag, policy making lag, implementation lag. याद आया? अब ये चार्ट्स कल देखोगे, बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे तुमको सारे चार्ट्स।
ये कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी तुमको मैंने नोट करवाई थी। जिसने अपनी कॉपी बनाई थी जैसा जैसा मैंने बोला था उसको कॉपी देख के बहुत मजा आ रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेड द कॉपी? लिखो मेड इट, लिखो यहाँ पे मेड इट। सर हमने इतना इतना लिखा था, कितने हैं जरा बताओ हाथ खड़ा करके। हाँ करेक्ट, तो सब लिखा हुआ होगा, याद आ रहा होगा तुम लोग को, अभी मैं बता रहा हूँ। ये रिकॉग्निशन लैग, डिसीजन लैग, इंप्लीमेंटेशन लैग एंड इम्पैक्ट लैग। ये लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी देख लो, कहीं किसी में कोई डाउट आ रहा है क्या, ये एक बार देख लो। कोई सा भी हो तो उसमें से पूछ लो। अरे हर्ष मिल जाएगी रिकॉर्डिंग यार, क्या करेगा आप कल तक के दिन में, जब माइक्रो भी पढ़ना है अपने को। बार बार ये देख के क्या करेगा। दे दूंगा रिकॉर्डिंग, उसमें क्या है। ठीक है, डन। क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो गया तुम्हारा, पब्लिक फाइनेंस भी हो गया तुम्हारा। को मैंने पब्लिक फाइनेंस करा दिया मैंने, उसके बाद तुम्हारा एक आरटीपी करा दिया। अभी अनदर 20 मिनट्स आई हैव। तुमको ज़्यादा मैं परेशान नहीं करूँगा, ज़रूरत पड़े तुम बोलो तो कल दिन में एक बार पकड़ लूँगा, आफ्टरनून में, शाम में। क्योंकि कल रात भर तुम साले जगे होगे मेरे को मालूम है। हाँ तो मैं कल दिन में पकड़ लूँगा तुम लोगों को, चिंता मत करो। कल शाम में लूँ, जल्दी बताओ। दिन में लेना है, शाम तक मैक्सिमम हो जाएंगे ना, जो भी कुछ करना होगा। माइक्रो दिन में कल कर लेना। हाँ तो कल शाम को ले लूंगा मैं एक्स्ट्रा और सेम टाइम पर। तब तक है ना सब पढ़ पुढ़ा के बैठना, मस्त चिल रहने का। फिर शाम तक माइक्रो मैक्रो पूरी खत्म कर देना। माइक्रो तो आज रात कल सुबह तक हो जाएगी। माइक्रो में मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। और मेहनत भी करी है अपन, ऐसा मेरे को सिर्फ अंधा भरोसा नहीं है। चलो तो अभी मेरे से तुम वो सुन लो, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आप चलो मेरे साथ सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी पर। Sir, international trade is a trade carried out between two nations, between two different currencies, two different rules and set of rules and regulations, so that things can be done accordingly. Okay. So international trade is necessary because every country is not sufficient enough on its own. To understand the international trade, we had certain theories. First theory is theory of mercantile view. Second theory is theory of comparative advantage. Third is absolute advantage. Fourth is new trade theory, and then Heckscher-Ohlin Samuelson theorem. 5 याद आया? So if I tell you unit international trade, तो उसके अंदर इसमें हमने उसका एक समरी वर्जन बनाया था इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर द मर्केंटाइल व्यू थ्योरी, मैं बोल देता हूँ मुझे याद है। सर द मर्केंटाइल व्यू थ्योरी talks about the fact that trade is a zero sum game, पहली लाइन, and it was promoted by the powerful European countries that trade is a zero sum game, and they used to promote
saying that we will sell the manufactured goods to the world, and in import we will take raw materials, fur, lumber, and gold and silver. And they believe that the power of a country will be shown and established by the amount of gold reserves and precious metal which they have. Correct? So they promoted this trade as a zero sum game. Then Adam Smith came in and said trade is not a zero sum game. Hello, याद आया? So then they said कि international trade is possible when when one country has got an absolute advantage in production of one commodity and the other country has got an absolute advantage in production of another commodity, and they work on the base of labor theory of value. So everything has got value with the amount of time of hours which a labor has to be put in. Correct. And then we understood in that comparative advantage with a table that absolute advantage कैसे आया था. Wheat and cloth दोनों तरफ रखा था. One country was good in one, the other one was good in both. Another one. So then was a trade possible? Yes, sir. A trade was possible because one country will produce more of one commodity in which they are expert and will produce more of another commodity in which they are expert. So then they will trade with each other. Sir, it does not consider prices, taxes, tariff, nothing. Hello, याद है या भूल गए? याद आया? Acha sir, it is based on this theory, but then who was the person who came up with that it is not possible that one have a absolute advantage in another? Who was the person who gave the theory of comparative advantage? David Ricardo. याद आया? So David Ricardo said that it is not possible that you may be expert in one, another one is not in the expert in another. It can so happen that one country is good in both the products, the other one is not good at both the products. So then what will happen? So then the comparative opportunity cost is to be calculated, and if the opportunity cost, याद करना, country 1 is good in both, country B is bad in both. Now still is the trade possible? Prima facie लगता है नहीं, but a trade is possible. How it is possible, sir? The opportunity cost, because country 1 will not be good in both, so it is less good या not so good in one product. So the opportunity cost of not producing that second product should be lesser and the gain received should be more. So then a trade is possible. ये opportunity cost वाला concept समझ में आया कि नहीं आया? इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQs तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डले हुए हैं. सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे प्लीज? फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना. कंट्री 1 इज गुड इन बोथ, कंट्री बी इज इन बैड इन बोथ. ओके, इज अ ट्रेड पॉसिबल? सामने तकता है नहीं. सर, country 1 is very good in this product, so they will produce this. They are not good in this product, so what will happen is they say, okay, I will not produce this, I will produce this more, but the gain which I should get by producing this more should be more than the opportunity cost which I am compromising on this. Then a trade is possible. Yes or no? Correct. So it was given by David Ricardo. These three theories come to a situation where they only consider labor cost and labor theory of value. But the real point what happens is it includes more things more than this also. Sir, how? Okay. Then you come to the next one, Hexer-Ohlin theory. उसका दूसरा नाम बताओ. Endowment benefits. ऐसा कुछ याद आ रहा है? Factor endowment theory, Hexer-Ohlin theory,
सैमुअलसन थ्योरम, याद आ रहा है कुछ? Factor endowment means what? Continuous benefits a person would derive. Yes or no? So a country will produce those products and goods and services in which they have abundant resources. Correct? And the country will trade with those resources with the other ones. Hello. याद आया? So if I am good in natural resources, I am good in oil, I am good in engineered goods. So person having good capability in oil will produce oil. The person having more labor will give you labor intensive products. The person having more engineered capability will give you engineered products, and they all will trade. So international trade is possible due to factor endowments. Factor endowments means continuous benefits which they have with them in abundance. So they will produce those things more and then trade with other things. भाई कंपैरेटिव में बताया ना अभी यार, बहुत देर से पूछ रहा है यार मिस्टर पाका। अभी इसका रिकॉर्डिंग देख लेने का। और ये मैंने रिवीजन में भी करवाया था, जब आप लोगों का क्लास खत्म होने के बाद 4 दिन रिवीजन लिया था, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से कराया था, वो भी देख लेना। आई विल सेंड दोज लेक्चर लिंक्स टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंपैरेटिव एडवांटेज हो गया। उसके बाद आई थी मॉडर्न थ्योरी, जिसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट था नेटवर्क इफेक्ट। एंड एवरी कंट्री नाउअडेज इज प्रोड्यूसिंग समथिंग एज वेल एज इंपोर्टिंग दैट ऑल्सो। वाई? बिकॉज दे ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, because they enjoy economies of scale. तो न्यू ट्रेड थ्योरी और मॉडर्न ट्रेड थ्योरी यही तो है श्रेया मैडम, क्या कर रही हो? याद दिलाऊं? इसी को तो न्यू ट्रेड थ्योरी बोला था। करेक्ट। तो ये न्यू ट्रेड थ्योरी हो गई, और उसके अंदर वो एक इफेक्ट था, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट वर्ड का क्या मतलब था? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नेटवर्क इफेक्ट? सर, people would like to have options in the market, but they will end up buying those products only which are used by majority of people. You remember network effect? हाँ, इसी को बैंड वैगन इफेक्ट जो अपन ने डिमांड में भी पढ़ा था। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट होता है। आपका रिवीजन का सीक्वेंस याद रखना, मैंने ये पहले भी समझाया है। रिवीजन सीक्वेंस के अंदर मैक्रो में 1, इंटरनेशनल ट्रेड में 1, 5, 4, 2 एंड 3, भूल मत जाना वो 1, 5, 4, 2 एंड 3। अब मैं चलता हूँ 5 पर। 5 के अंदर क्या था? करेंसी एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन था, और एफडीआई और एफपीआई और वो वाला था। टेल मी वन थिंग, एफडीआई मतलब क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। Foreign direct investment is more permanent. It has got a lasting interest. They want to bring technology, people, create employment, give taxes, and contribute to the GDP. Foreign portfolio investors are the ones who are going to invest in the share market of your country. They'll try to make money. They will not bring any technology, investment, GDP, or taxation to the country. Yes or no? Anything which is below, anything which is, Janvi, please switch off your camera, beta. Anything which is an investment below 10% will be under the category of FPI, and anything which touches 10% and above goes as FDI. Correct? Which one is called hot money? Tell me. FDI या FPI?
Okay. FPI. Thank you. Thank you for the answer. Acha, now tell me one thing. Uh, huh. Are all the sectors open for FDI in India or there are restrictions? Sir, there are restrictions. Correct? So the restrictions are there to protect the foreign players or protect the domestic industry. Okay. Under international capital movements, India gets FDI, FPI as well as grants and loans. India's majority of money which has come from foreign is in form of grants or in loans. Correct, loans. And the loans are majorly given by countries or IMF and World Bank. Sir, IMF and World Bank. IMF gives you short-term loans or long-term loans. IMF and World Bank. IMF gives you short-term. World Bank gives you long-term. चौधरी ने गलती करी. हाँ, no problems. Okay. ये हो गया. इसके बाद आता हूं मैं हाँ एक्सचेंज रेट रेजिम पर. चलो से फोर्थ यूनिट में. फोर्थ यूनिट के अंदर इफ यू रिमेंबर छोटे छोटे चैप्टर थे बहुत, ये दो दो तीन तीन पेज के. इफ यू कैन रिमेंबर, एम आई करेक्ट और नॉट? ये फिफ्थ यूनिट था. अब आप आ जाओ उधर फोर्थ यूनिट में. अच्छा, ओ एफ डी आई क्या होता है? इंडिया इन्वेस्टिंग अब्रॉड या पीपल इन्वेस्टिंग इन इंडिया? ओ एफ डी आई. सर दैट इज इंडिया इन्वेस्टिंग अब्रॉड. रिमेंबर दैट. हाँ ठीक है. इसके बाद लेट्स कम टू यूनिट नंबर 4. अंडर यूनिट नंबर 4, यस, द एक्सचेंज रेट. Under exchange rate, you have a situation that a direct quote and indirect quote. Direct quote refers to the number of units of domestic currency which you can use to purchase 1 unit of foreign currency. That is called domestic quote. Oh, direct quote. And the number of units of foreign currency which can be purchased with 1 unit of domestic currency is called indirect quote. The direct quote is also called the European quote. Indirect quote is also called the American quote. There is always two rates available of any foreign currency in the market. One is bid rate, the other one is ask rate. B for bid rate. Achha, these both rates are given from the name of, from the angle of bank. Okay, so bid rate means you can bid, so that means the bank will purchase. B for bid, B for buying. Ask के अंदर बीच में S means sale, so the bank will sell. There will be always a difference between the bid rate and the ask rate, and the difference between these two is called, the spread, bid ask spread. A currency which is very popular, the bid ask spread will be very less, and the currency which is not so very popular, the bid ask spread will be higher. Okay. Then the next thing is bid ask spread हो गया. उसके बाद direct quote, indirect quote हो गया. हाँ, when the exchange rates are determined, the exchange rates can be determined in multiple ways, but there is a fixed rate regime and a floating rate regime. Fixed rate regime mein you have to peg the rate of the currency. There are two kind of peg. When you decide a rate of currency and you try to maintain it by central bank's intervention, that is called a pegging. So peg can be of two types: hard peg and soft peg. Hard peg means the currency value will remain the same and the central bank will prove that and will make arrangements to justify the value determined. In soft peg, there can be fluctuations to a certain extent up and down, but if it goes beyond that level, then the central bank will intervene and try to maintain it. This is called fixed rate regime. Under fixed rate regime, the monetary policy and the bank and the central bank have to work continuously, and the government has to be responsible for the rate decided. Whereas in case of a floating rate regime, the monetary policy is relaxed. It has to take care of the domestic issues, but the foreign currency valuation is based totally on the market forces of demand and supply. Yes or no?
या आपका 4th यूनिट भी हो गया। ठीक है, तो मैंने पूरे 5 यूनिट करा दिया आपको, 4 2 6 और एक 7, 6-7 चीजें हो गई हैं। अब आपके मेरे लिए बचा मनी थ्योरी, नेशनल इनकम, और बचा हुआ 2 यूनिट इसके। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को, चिंता मत करो, आप अपनी पढ़ाई कर लो, कल शाम को फिर बैठता हूँ, करा दूंगा। ओके, मेक सेंस? तो कल शाम अपनी पढ़ाई कर लेना, बचा हुआ माइक्रो मैक्रो पढ़ के रख लेना। ऐसा मत करना कि पहले मैक्रो यही पढ़ाएगा, ऐसा मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आई रियली डोंट वांट टू बॉदर यू टू मच राइट नाउ। अब आप फटाफट माइक्रो देख लो 3 घंटे का। ठीक है, और फिर शाम को आप अपना पढ़ के रखो ना, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे श्रेया शाम तक बेटा। इसके लिए मैं कल शाम का रख रहा हूँ, शाम को फटाफट पढ़ा दूंगा, कल थोड़ा और जल्दी रख लूंगा। ठीक है, माइक्रो में करूंगा 50 55 55 45 इधर उधर होता रहेगा, तो मत टेंशन लो उसका। ठीक है, रिकॉर्डेड रिवीजन लेक्चर्स डले हुए भैया, तुम लोग की ऐप पे भी डले हुए हैं, मैं निकलवा के दे देता हूँ, बाकी ये वाला भी लेक्चर मैं दे ही दूंगा। ओके, सी यू। सेम बात, बैंड वैगन इफेक्ट जितिशा, एक दूसरे की देखा देखी, वेबलन इफेक्ट तो वो अमीरों वाला है। ठीक है, दिवेश, मैंने ना स्टडी मटेरियल के लास्ट मोमेंट टिप्स दिए हैं, और मैंने क्लियरली बोला है कि स्टडी मटेरियल के पूरे क्वेश्चंस करने हैं अपने को। मैं कल भी बोल चुका हूं, आपने देखा नहीं है मेरे लास्ट मोमेंट टिप्स, देखो। ठीक है, ओके।